नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों ने अपना ऑप्शन फॉर्म भर दिया है और आपके ऑप्शन हो चुके हैं लॉक। साथ ही में लॉक हो चुका है आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट। और अब अनलॉक होने का समय आ गया है आपके फाइनल रिजल्ट विद योर डिपार्टमेंट। जो भी आपने ऑप्शन भरा है और जो भी आपने मार्क्स स्कोर किए हैं, उसके बेसिस पे आपको कौन सा डिपार्टमेंट एलोकेट किया जा रहा है और क्या आप आखिरी 441 जो स्टूडेंट की एक अंतिम वरीयता सूची निकाली जाएगी, जिन लोगों का फाइनल चयन होगा, अंतिम चयन किया जाएगा, क्या आपका नाम उन 441 लोगों के सूची में आता है या नहीं। तो ये चीजें हैं जो अभी अनलॉक होनी बाकी हैं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर नेक्स्ट व्हाट। अभी हमने ऑप्शन फॉर्म भर दिया, अब इसके आगे क्या होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है, फाइनल मेरिट लिस्ट के कब तक आने की संभावना है और कैटेगरी वाइज फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। यानी कि आप अपने प्री और मेंस के स्कोर को यदि आप कैलकुलेट करते हैं, प्री का स्कोर आपको पता है, मेंस का स्कोर आपका एक्सपेक्टेड है, तो वह एक जो कंप्लीट दोनों का मिला करके आपका जो कट ऑफ बन रहा है, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप क्या फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना पा रहे हैं एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज कट ऑफ के हिसाब से, या फिर नहीं बना पा रहे हैं। और हम यह डिस्कस करेंगे कि आपके प्री के स्कोर के हिसाब से और आपने जो मेंस में जितना जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंगली जो आप एक संभावना आपको लग रही है कुल स्कोर आपके आने की, तो उस संभावना के अनुसार जो आपने अपने ऑप्शन फॉर्म में जो प्रेफरेंस दिया है, वह प्रेफरेंस आपको पहले फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने की कितनी संभावना है, सेकेंड प्रेफरेंस की कितनी संभावना है। तो हम इन सारे पहलुओं पे अगले हम अब आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस यह देखते हैं कि जो लोग भी 300 से अधिक का स्कोर करने का सोच रहे हैं, उनको लग रहा है ऐसा कि वो 300 से अधिक स्कोर कर सकते हैं, तो यह मैं उन अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल कह सकता हूं जिन्होंने 160 से ज्यादा 160 प्लस का स्कोर अगर जिन लोगों ने प्री में किया है, तो या फिर मैं एक 170 भी मान के चल सकता हूँ, 160 से 170 यह डिपेंड करता है। तो अगर 170 से प्लस अगर आपने स्कोर किया है प्री में, तो आपकी संभावना बन सकती है कि आप 300 प्लस हो सकता है कि ओवरऑल आपका आपका जो ओवरऑल स्कोर है वह 300 प्लस चला जाए। तो 300 प्लस जाने के स्थिति में मैं अगर आपको बताऊं, यदि आपने अपने पहले ऑप्शन फॉर्म में पहले ऑप्शन के रूप में यदि आपने स्टीओ सेलेक्ट किया, यानी कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेलेक्ट किया है, यह यदि आपका पहला ऑप्शन है, हम बात कर रहे हैं 300 या उससे ज्यादा, 300 या 300 प्लस, यदि आपका पहला ऑप्शन एसटीओ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत में, तो आप ये बात मान के चलें कि आपको आपका पहला ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर के 52 वैकेंसीज हैं एसटीओ की। और अगर हम कैटेगरी वाइज थोड़ा सा अगर हम देख करके चले, हम सभी कैटेगरीज के यहाँ पे कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो 300 प्लस अगर है आपके, तो आप 100% एसटीओ यदि आपका पहला प्रेफरेंस है तो आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आपका पहला प्रेफरेंस सीएसओएल है, तो भी आपको यह मिल जाने की पूरी पूरी संभावना है यदि आप 300 प्लस की कैटेगरी में है। यदि आपने सीएजी अपने पहले ऑप्शन के रूप में सिलेक्ट किया है, तो भी आपको यह मिल जाने की पूरी पूरी संभावना है। और यदि अगर हम सीएजी के अतिरिक्त बात करें, तो यदि आपने सीबीडीटी भी सिलेक्ट किया है, अगर हम बात करें तो सीबीडीटी भी यदि आपने सिलेक्ट किया है, तो भी आपको यह मिल जाने की पूरी पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं वैसे कैंडिडेट्स की जिनको ऐसा लग रहा है कि वे 280 290 के आसपास का उनका स्कोर रहेगा, उनके लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हम इस तरीके से एक एनालिसिस करके चल रहे हैं कि अगर आप लोगों में से 280 से 300 तक मान के चलिए, एक हम स्कोर यह मान के चलते हैं कि यदि 280 से लेकर के और 300 तक का स्कोर यदि आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर जो है वह 280 से लेकर के 300 तक है, इसका मतलब हुआ कि प्री में जिन लोगों ने 150 से लेकर के और 170 के बीच की स्कोरिंग करी है, ये उन लोगों के लिए 150 से 170 के बीच की आपने स्कोरिंग प्री में करी है, और आपको लग रहा है कि आप 110 110 120 130 के आसपास का स्कोर मेंस में कर सकते हैं, तो आप यह मान के चले
कि आप जो है 280 से 300 के बीच की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में क्या संभावना है? ऐसी परिस्थिति में अगर आप देख के चले तो अगर एसटीओ की जो पोस्ट है, एसटीओ के कुल 52 पद हैं जैसा कि आप सब जानते हैं। तो एसटीओ के 52 पद को यदि ये लोग 280 से 300 के बीच में जिनके मार्क्स हैं, अगर वे लोग एसटीओ को पहले प्रेफरेंस के रूप में इन्होंने भरा है, तो आपका 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको यह एसटीओ की पोस्ट मिल जाएगी। 90%, मोर देन 90% इज योर प्रोबेबिलिटी कि आपको एसटीओ की पोस्ट मिल जाएगी यदि आप 280 से 300 के बीच में का स्कोर कर रहे हैं। तो अगर आपने सीएसओएल भरा है पहले प्रेफरेंस के रूप में, यदि आपने सीएसओएल पहले प्रेफरेंस के रूप में भरा है, तो मैं कह सकता हूं कि 95% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी है कि आपको यह पोस्ट मिल जाएगा सीएसओएल का। कुल मिलाकर के 96 वैकेंसी सीएसओएल में है और पूरी पूरी संभावना है कि आपको सीएसओएल की पोस्ट मिल जाएगी यदि आप यहां पर 280 से 300 के बीच में यदि आपकी स्कोरिंग आप अपनी उम्मीद कर रहे हैं। इन दैट केस यदि आप सीएजी भर रहे हैं पहला प्रेफरेंस के रूप में, यदि आपने ये सोच करके और सीएजी को पहले प्रेफरेंस के रूप में भर दिया कि हमें तो दिल्ली से बाहर की पोस्ट चाहिए और इसके लिए मैंने सीएजी या फिर मैंने सीबीडीटी, ये दो डिपार्टमेंट यदि आपने भर दिए, तो अगर आपने सीएजी भरा, चूंकि सीएजी के पास 144 पोस्ट है अगर आप देखें, तो पूरी पूरी संभावना है कि आपको आपकी पहली प्रेफरेंस में 100% संभावना प्लस में है कि आपको यह पोस्ट मिल जाएगी यदि आपने पहले प्रेफरेंस के रूप में सीएजी को भरा है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें उन लोगों की जिनकी टोटल स्कोरिंग, जो यह सोच रहे हैं कि हमारी टोटल स्कोरिंग जो है वह 260 से लेकर के और 200 से 80 के बीच में रहने वाली है, यानी कि आपने प्री में 140 से लेकर के और 160 के बीच का स्कोर किया है। अगर ये आपका प्री का स्कोर है तो इस केस में आपको, और यदि आपको लग रहा है कि हाँ आप 110 110 के आसपास 120 के आसपास स्कोर कर सकते हैं मेंस में, तो इन दैट केस हम देखते हैं कि क्या क्या आपके प्रथम जो प्रेफरेंस है, क्योंकि मैं जिन डिपार्टमेंट्स के नाम ले रहा हूँ ज्यादातर लोगों ने इन्हें ही फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में ऑप्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो कंडीशंस हैं जो जो सबके पास में जो प्रेफरेंसेस हैं वो इसी आधार पे सेट होंगे कि पहला प्रेफरेंस लोगों ने जो सेट किया है वह सेट किया है प्लेस ऑफ पोस्टिंग। आप लोग मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। दूसरा प्रेफरेंस सेट किया गया है, अब ये पहला प्रेफरेंस प्लेस ऑफ पोस्टिंग में दो चीजें हैं, एक तो है दिल्ली और एक है रेस्पेक्टिव स्टेट। या तो आप दिल्ली जाना चाहेंगे या तो रेस्पेक्टिव स्टेट में जाना चाहेंगे, ठीक है। तो अब उस केस में यदि आप देखें तो जो लोग दिल्ली में जाना चाह रहे हैं उन लोगों ने यहाँ पे ऑप्ट किया है सीएसओएल, और जो दिल्ली से बाहर रेस्पेक्टिव स्टेट में जाना चाह रहे हैं उन लोगों ने ऑप्ट किया है या तो सीएजी और या तो सीबीडीटी। दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने रेलवेज भी ऑप्ट किए हैं और बाहर में बहुत सारे लोगों ने एमईए भी ऑप्ट किया है। तो ये दिल्ली से बाहर के पोस्ट हो गए, और अगर हम बात करें तो ये जो पोस्ट हो गए रेलवे और इसके साथ में एमईए, तो ये जो पोस्ट हो गए ये भी पोस्ट जो है वो दिल्ली से बाहर की पोस्ट है, रेलवे एमईए, और रेलवे जो है वो पोस्ट है सीएसओएल के साथ में दिल्ली वालों की। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस दिए हैं प्रमोशन के हिसाब से, तो जिन लोगों ने प्रमोशन को सोच करके पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, प्रमोशन को सोच करके पोस्ट प्रेफरेंस देने वालों के पास में जो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो उन लोगों ने ज्यादातर एसटीओ सेलेक्ट नहीं किया है, यानी कि जो वो लोग ये सोच रहे हैं कि एसटीओ में जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एसटीओ में प्रमोशन प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो उस केस में उन लोगों ने उसको ऑप्ट नहीं किया है। तो वैसे लोग जो मेरिट में इवन ऊपर भी हैं, टॉप में भी हैं, उसमें से भी कई लोगों ने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है। तो हम बात करते हैं कि अगर 240 से 260 के कैटेगरी के बीच में जो लोग हैं, अगर उन लोगों ने सीएसओएल को पहले ऑप्शन के रूप में सिलेक्ट करा, सीएसओएल को अगर उन लोगों ने पहले ऑप्शन के रूप में सिलेक्ट करा,
तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो CSOL के 96 पोस्ट और STO के लगभग 52 पोस्ट, ये मिला करके कुल मिला करके लगभग 146 यानी कि 150 के आसपास की वैकेंसीज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जा रही है। उसके बाद में बाकी 144 वैकेंसी जो है ये CAG की है। तो 146 और 144 यानी कि लगभग लगभग आप देखें तो 300 के आसपास 290 वैकेंसीज तो इन्हीं तीन डिपार्टमेंट में मिलाकर के बन जा रही है। तो इस परिस्थिति में अगर मैं बात करूं ऐसे कैंडिडेट्स की जो 240 से 260 के बीच में है, तो उनकी संभावना मुझे यहाँ लग रही है कि CSOL में उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग लगभग 70 से 75% के आसपास बनेगी कि उनको CSOL मिल जाए। ऐसी ऐसे केस में जबकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने इस बार CSOL वो इसलिए ऑप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको प्लेस ऑफ पोस्टिंग अपने किसी पर्टिकुलर स्टेट में चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग STO इसलिए ऑप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि STO ऑप्ट करने से एक तो उनके लिए प्रमोशन के चांसेस कम हो जाएंगे, और दूसरा STO ऑप्ट करने से हो सकता है कि उन्हें दिल्ली श्योर एंड शॉर्ट पोस्टिंग ना मिले। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट जो मेरिट में टॉप में है उन लोगों ने CAG भी ऑप्ट किया हुआ है, उन लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी ऑप्ट किया हुआ है, और उन लोगों ने CSOL नो ऑप्ट करके CBDT भी ऑप्ट किया है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो टॉप 100 बच्चे हैं या टॉप 150 बच्चे हैं CSOL की सारी वैकेंसी उनके अंदर में ही खत्म हो जाए। ये पूरी पूरी संभावना है कि CSOL की वैकेंसी 150 के बाद भी रहे। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कि पूरी पूरी संभावना है कि जो CSOL की वैकेंसी है वह 150 जो मेरिट है उसके नीचे भी यह वैकेंसी उतरने के पूरी पूरी संभावना है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 240 से 260 के बीच के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 75% की प्रोबेबिलिटी है। STO की प्रोबेबिलिटी और थोड़ी कम हो जाती है। अगर मैं STO की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए STO की प्रोबेबिलिटी और थोड़ी कम हो जाती है जिन्होंने 240 से 260 जिनका कुल स्कोर बन रहा है, अगर हम उनके लिए बात करें तो उनके लिए STO की प्रोबेबिलिटी लगभग लगभग 50% पे आ जाती है। 50% पे आ जाती है STO की प्रोबेबिलिटी। और अगर हम अदर देन STO CAG की बात करें तो CAG की प्रोबेबिलिटी यहाँ भी बहुत ज्यादा है। 90% तक यहाँ भी चांसेस है कि CAG के वैकेंसीज आपको मिल सकती हैं। CBDT के वैकेंसीज मिलने की भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे काफी बनती हुई ज्यादा दिख रही है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि अगर आप लोगों ने इस तरीके से अपने पोस्ट प्रेफरेंस भरे हैं तो आपको क्या क्या पोस्ट मिल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने जब पहले बात किया था जब आपका मेंस एग्जाम के इमीडिएट बाद में एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की बात की गई थी, तब इस चीज का हमने प्रिडिक्शन किया था कि 450 से 52 वैकेंसीज के आसपास यह अज्यूम किया गया था, प्रिज्यूम था। और 452 नहीं, 400, अभी आप देखें तो 452 जो हमने कहा था तो 452 तो नहीं, पर अभी 441 441 वैकेंसीज SSC ने आउट किया है। तो वी आर वेरी क्लोज, काफी नजदीक थे हम। तो हमने इस चीज के ऊपर चर्चा करी थी, और यह पहले भी हमने सेशन करा था। तो आप देखें 2018 में टोटल कैंडिडेट्स SC ST OBC EWS और UR के लिए DV के लिए कितने कैंडिडेट्स आए, और उसमें से फाइनल जो है DV के लिए कितने स्कोर की आवश्यकता पड़ी, कितने कैंडिडेट्स थे, और फाइनल जब उनका मेरिट लिस्ट बना तब उस समय कट ऑफ, क्योंकि उस समय सीन अलग था। तो आप देखें हम एक जनरल UR कैटेगरी को हम लेकर के चलते हैं या फिर OBC कैटेगरी को ही लेकर के चलते हैं, तो 251.75 251.75 जो है 2018 में था। और वही DV के लिए 2019 में कम होकर के 208 आ गया। जबकि आप देखें तो कैंडिडेट्स की संख्या में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। 332 18 में था, 325 19 में था, और 461 कैंडिडेट जो है वो 2020 में थे। लेकिन DV के लिए जो कट ऑफ गया था वहां पे वह 235 गया था। तो इसके हिसाब से यदि फाइनल मेरिट लिस्ट की हम बात करें तो आप देखें, सो फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या हुआ था 2018 में, फाइनल मेरिट लिस्ट OBC की बात कर रहे हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट हम OBC की बात करें
तो 278, यानी कि 251 यहाँ पर डीवी के लिए, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट थी वो बढ़ के 278 के पास यहाँ पे चली गई है, यानी कि इसने सूट किया, 278 के पास चली गई है। और फाइनली 29 कैंडिडेट्स जो है, अगर हम देखें तो आउट ऑफ 332 इसमें 29 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, तो वैकेंसीज कम थी, 104 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाए थे। 2019 में वैकेंसीज बढ़ी तो 249 जो है यहाँ पे कट ऑफ बना, और अगर आप इसकी तुलना करें तो 208 कट ऑफ था उसके लिए, डीवी के लिए, और 249 यहाँ पे, यानी कि यहाँ भी यह कट ऑफ जो है वह काफी सूट किया है। और अगेन अगर 2020 की बात करें, तो अगर आप इसको कंपेयर करें, 2020 के लिए यदि आप कंपेयर करें, तो 2020 में 235 नंबर चाहिए थे 2020 में डीवी के लिए, और यहाँ पर 279, यानी कि काफी ज्यादा ये जो आंकड़ा है बहुत सुटअप किया, 279 नंबर पे जाकर के फाइनल सिलेक्शन हुआ 2020 में। तो यहाँ पे 182 कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट हुए थे। तो अब इसके आधार पे यदि हम देखें कि इस वर्ष यानी कि 2022 में क्या संभावनाएं हैं कट ऑफ रहने की, जो ऑलरेडी हमने पहले भी यह बात यहाँ से आपके साथ इसको शेयर किया था। तो एससी कैंडिडेट्स को पेपर वन में, टायर वन में जो क्वालिफाई हुए, जो उनको टायर टू में एग्जाम अपियर करने का मौका मिला 82.5, उनके लिए प्लस माइनस 192, प्लस माइनस 5 अगर आप रखें तो 192 एक स्कोर ऐसा है जो एससी के लिए एक सेफ स्कोर मान सकते हैं हम। और टोटल 62 लोगों को यह कैटेगरी, यह इस कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है, फाइनल आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। 62 कैंडिडेट्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो 76.5 जो था वह टायर वन में कट ऑफ था, और यहाँ पर यह कट ऑफ शूट करेगा, मैंने जैसा बताया कि ये अवश्य शूट करता है, तो 185 के आसपास संभावना है। आप इसको 180 से 190 इस तरीके से इस ब्रैकेट में मान के चलें कि 180 से 190 के बीच में, और 24 कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो एसटी कैटेगरी से आते हैं उनको नौकरी मिलने वाली है। इसमें वे अभ्यर्थी बिल्कुल शामिल नहीं होंगे जिन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, और जो लोग जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ है उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो उनको छोड़ करके, उन कैंडिडेट्स को छोड़ करके, और ये 24 कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। 180 से 190 के बीच में एक फाइनल हम लोग इसका कट ऑफ मान के चल रहे हैं। उसके बाद हम इसी प्रकार से ओबीसी कैटेगरी में आप देखेंगे तो 242, मैं ऐसा बोलूं 240 से 250 या 235 से 250 भी मैं कहूं तो एक सही आंकड़ा रहेगा, तो उसके बीच में यह कट ऑफ रहने की संभावना है। और 120 के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं ओबीसी कैटेगरी के, उनको इसके अंतर्गत यह फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम आने वाला है। और उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की यदि बात करें तो ईडब्ल्यूएस का इस बार प्री का कट ऑफ बहुत ही ज्यादा कम रहा है। ओनली 51, सॉरी माफ कीजिएगा, 51.25 कट ऑफ रहा है। तो यहाँ पे जो फाइनल एक लिस्ट बनेगी उसमें 185 से 195, मतलब 200 से नीचे ही यह रहेगा, 195 मैक्सिमम हम मान के चल सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे ये संभावना है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। अब हम बात करते हैं जो जनरल कैंडिडेट है, तो एक 252 यहाँ पे, मतलब 255 के ऊपर यदि आप स्कोर कर रहे हैं मेरे अनुसार, तो आप 255 यदि आप स्कोर कर रहे हैं, लगभग लगभग एक एवरेज मान के चलिए 255, तो आप पूरी तरह सेफ जोन में हैं। और 198 लोग ऐसे हैं इस कैटेगरी से जिनको यह नौकरी मिलने वाली है। तो 255, 260, 252, 250, 252, 255, 260 के आसपास में जनरल कैंडिडेट्स अपना एक एक आप कैलकुलेशन के हिसाब से आप चल सकते हैं। अगर इतना स्कोर आप कर रहे हैं और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको यह नौकरी पक्का मिलने वाली है, आप पक्का एज ए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ज्वाइन करने वाले हैं। तो यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो रिजल्ट है
वो कब तक आने की संभावना है, जैसा कि काफी सारे लोग एक कयास लगा रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएंगे। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट जो है मेरे अनुसार एक एक्सपेक्टेड डेट जो मैं आपको बताऊं वह मार्च 10 से पहले, यानी कि 10 मार्च से पहले पहले आपके जो रिजल्ट हैं वो फाइनल अनाउंस हो जाने चाहिए। यानी कि फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो फाइनल मेरिट लिस्ट एक आ जानी चाहिए। मार्च 10 से पहले फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आ जानी चाहिए, जिसमें आपको डिपार्टमेंट आपका एलोकेट कर दिया जाएगा। सो अभी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि सर इसके बाद क्या होगा। चलिए, डिपार्टमेंट तो एलोकेट हो गया, आपने एक डेट भी बता दिया, पर इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद आपको बिल्कुल मतलब एकदम क्लियर कट एसएससी ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि मार्च 10 से पहले यदि एसएससी आपके रिजल्ट आउट कर देती है तो रिजल्ट आउट होगा फाइनल। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आउट होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आपका डिपार्टमेंट, यानी कि उसी रिजल्ट के साथ में आपको डिपार्टमेंट एलोकेट कर दिया जाएगा। और डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कौन करेगा, वह करेगा आपका डिपार्टमेंट। और जो लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओके हो जाते हैं, यानी कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद में फिर अगला स्टेप होगी आपकी ज्वाइनिंग। तो ये अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के बीच में एक और स्टेप है जिसको कि हम लोग बोलते हैं मेडिकल, जो आपको कराना पड़ेगा अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वहां से आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। और आपको अपना कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स जो फॉर्म है वो भरने पड़ेंगे और वो आपको अपने डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा। तो ये सारी बीच की कार्रवाइयां हैं जो आपका डिपार्टमेंट आपसे करवा लेगा समय के साथ में। तो ये इस तरीके से यह एक समय की संभावना है कि इतने समय के अंतर्गत आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। अब इसमें हम ये बात कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स जो हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई डिपार्टमेंट जल्दी ज्वाइनिंग करा लेते हैं, कोई डिपार्टमेंट देर से ज्वाइनिंग कराते हैं। अगर हम सीएसओएल की बात करें तो सीएसओएल में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब हो सकता है कि सीएसओएल में कोई व्यक्ति ज्वाइन करे और उसको कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिले जिनको जेटीओ की जरूरत है, और वह हो सकता है कि अप्रैल या मई में ही ज्वाइनिंग करा ले पहले बंदे की। और फिर कोई दूसरा ऐसा डिपार्टमेंट भी हो सकता है जो थोड़ा सा बड़ा डिपार्टमेंट है, जहाँ पे थोड़े से स्लो प्रोसेस हो रहे हैं। तो हो सकता है कि एक ही सीएसओएल ही मिले हुए दो बंदे एक मई में ज्वाइन करे और एक जाकर के दिसंबर में ज्वाइन करे। तो ये संभावनाएं जो है डिपेंड करती हैं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट एलोकेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये सारे जो आपके समस्याएं थी उनका निराकरण मैंने करने की कोशिश करी है। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को इतनी देर तक इतने ध्यान से देखा और बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिली, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ में हमारी जो आरएपीसी जो सेशन चल रहा है उसमें आप सारे लोग आरएपीसी सेशन में जो लोग भी हैं, जो लोग भी इस चीज ये प्रिपरेशन कर रहे हैं ईएसआईसी जेटीओ के लिए, या फिर एसएससी जेएससी 2023 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर और अलग अलग जो हिंदी से संबंधित पद हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का आरएपीसी हमारे क्लब में स्वागत है। डिस्क्रिप्शन में आरएपीसी क्लब के लिंक है, आप आरएपीसी क्लब में आए। वहां पे हम लोग एक्सटेंसिव प्रिपरेशन और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, हमारा मोटो है एक्सटेंसिव प्रिपरेशन एंड एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, ये हमारे आरएपीसी क्लब का मोटो है, जिसके थ्रू आप हिंदी से संबंधित और राजभाषा से संबंधित कोई भी एग्जाम है उसको बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, फिर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।